गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। चलिए आज शुरू करते हैं आज का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हमारी सीरीज चल रही है उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम चीनी यात्रियों पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें फाइयान और ह्वेनसांग लगभग परीक्षाओं में इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज उन्हीं तमाम चीज़ों के बारे में हम बहुत गहराई से डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं फाइयान और उसके बाद में ह्वेनसांग। देखना, फाइयान का जो मूल नाम था ये कुंग नाम था। मूल नाम क्या था फाइयान का? कुंग। और ये किसके दरबार में यहाँ पर आया था? गुप्तों के दरबार में भारत में आया था और सन 399 ईस्वी से 414 पर। कहीं पर इतिहासकारों में मतभेद हैं। कोई ये कहते हैं कि ये सन 400 में आया था, 402 में आया था। खैर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि 499 में, 399 या 401 या 2 में। खैर ये लगभग 14 या 15 वर्षों तक भारत में रहा था और इसने काफ़ी अध्ययन किया बौद्ध धर्म का। इसका उद्देश्य यहाँ पर बौद्ध धर्म पर लिखी गई पुस्तकों या उनकी प्रतियों को ले जाना था। तो फाइयान का मूल नाम क्या था? कुंग। लेकिन फाइयान क्यों कहते हैं? चूँकि ये बौद्ध धर्म का एक शिक्षक था। चीनी भाषा में फा का अर्थ होता है धर्म और यान का अर्थ होता है शिक्षक। तो बौद्ध धर्म का शिक्षक यानी कि धर्म शिक्षक। फा का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर? धर्म और यान का अर्थ क्या होता है? शिक्षक। तो फाइयान इसका मूल नाम नहीं था, ये तो समझिए कि एक उपाधि थी। फाइयान का अर्थ क्या हुआ? धर्म का शिक्षक। मूल नाम क्या था? और कुंग। मूल नाम कुंग। और प्रांत कौन सा था चीन का? शांसी प्रांत का ये निवासी था। तो इसका जन्म हुआ था 337 ईस्वी में शांसी प्रांत चाइना में। तो फिर से देखिए एक बार और, फाइयान का अर्थ क्या हुआ? फा प्लस यान। फा का अर्थ धर्म और यान का अर्थ होता है शिक्षक। ये भारत में कब आया था? 399 से सन 414 तक भारत में रहा। और इसका जन्म कहाँ पर हुआ था? शांसी प्रांत में चीन में 337 ईस्वी। ये तो इसकी समझिए कि बायोग्राफी। किसके दरबार में आता है? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में, जिसमें हम वो पढ़ेंगे जो जैसे अकबर के नवरत्न थे ऐसे ही नवरत्न गुप्तों में भी हुए हैं। गुप्तों में किसके थे? ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, और उपाधि भी विक्रमादित्य की थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में यह आया था, जो एक बहुत ही साहसी शासक था गुप्त वंश का। इसने विज्ञान, तकनीकी और तमाम इसमें जो डेवलपमेंट हुए गुप्त काल में सबसे अधिक वो इसी में हुए। वैसे एक प्रतापी शासक और भी है, समुद्रगुप्त। आपने नाम सुना होगा समुद्रगुप्त का, जिसको भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। जैसे ईरान का नेपोलियन नादिर शाह और नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का शासक हुआ? यूरोप का। और ऐसे ही क्या आ जाएगा, समुद्रगुप्त को बोलते हैं भारत का नेपोलियन। तो उसी में एक शासक हुए हैं, इसी वंश में, गुप्त वंश में, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ये इसके दरबार में भारत में आया था पाटलिपुत्र में, और पाटलिपुत्र की अत्यंत प्रशंसा की थी। तो कई राज्यों से होते हुए फाइयान भारत पहुंचा। इसने अपना विवरण दिया है। अपनी विवरण में जो पुस्तिका इसने लिखी है उसमें दिया है कि सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक दशा के बारे में उल्लेख किया है, लेकिन राजनीतिक स्थिति के बारे में उल्लेख नहीं किया कि भारत में राजनीतिक स्तर कैसा था उस टाइम का। तो क्वेश्चन आता है कि कौन से विदेशी नागरिक थे कि जिन्होंने राजनीतिक स्थिति का वर्णन नहीं किया? किसने नहीं किया? फाइयान ने राजनीतिक स्थिति का वर्णन नहीं किया। ध्यान से देखिएगा, इसका वर्णन नहीं है, पॉलिटिकल स्टेटस का इसने वर्णन नहीं किया। अच्छा, और ये कहा है फाइयान ने कि भारत में जो वस्तु विनिमय का माध्यम था, जैसे वस्तु विनिमय का अब कौन सा है हमारे? अब तो हमें रुपया, जो हमारी करेंसी कौन सी? रुपया। उस टाइम पर ये कोड़ियों का प्रयोग करते थे। कोड़ियाँ जो स्नेल्स होती हैं, तो स्नेल्स का प्रयोग किस में होता था? वस्तु विनिमय यानी कि वस्तु की लेन देन में। जैसे एक बार्टर इकोनॉमी भी थी, वस्तु के बदले वस्तु बेचते थे। लेकिन यहाँ पर क्या था? हाँ, वस्तु विनिमय में किसका माध्यम था? कोड़ियों का प्रयोग। तो कोड़ियाँ किससे प्राप्त करते थे? स्नेल या समुद्र के किनारे रेतीले स्थानों पर होती हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के राजमहल की प्रशंसा करते हुए ये कहा था फाइयान ने कि ये मानव कीर्ति नहीं है, बल्कि कौन सी? देवता कीर्ति है, कि इसका निर्माण देवताओं ने किया है, मानव से निर्मित। इतना सुंदर या सुसज्जित ढंग से इसका वर्णन किया गया था कि विश्व की सभी वस्तुएं इसमें मिलती हैं, इससे बेहतर या कोई नगर नहीं हो सकता। तो किसकी प्रशंसा की? पाटलिपुत्र की प्रशंसा। जबकि जब हम ह्वेनसांग पढ़ेंगे वहाँ पर कन्नौज की प्रशंसा की थी उसने। खैर, तो चंद्रगुप्त के राजमहल की प्रशंसा करते हुए कि यह मानव कीर्ति नहीं अपितु देव कीर्ति है, देवताओं द्वारा बनाया गया है।
ऐसे ही जैसे भारत 4 वर्णों में बटा हुआ था, तो इसी में ब्राह्मण वर्ग को उन्नत अवस्था में पाया था कि सबसे श्रेष्ठ कौन थे यहाँ पर, या उन्नत अवस्था में या खुशहाल हालत में, वो ब्राह्मण वर्ग था। और ऐसे ही बताते हैं कि यहाँ पर अपराध बहुत ही नगण्य थे, अपराध नगण्य, चूँकि एक धार्मिक विकास भी हुआ था और सभी जो वस्तुएं थी सब लोगों की अप्रोच में थी, लोग खुशहाल थे, तो अपराध यहाँ पर नगण्य थे। और जबकि दंड व्यवस्था कठोर नहीं थी, दंड व्यवस्था इतनी कठोर भी नहीं थी। हालांकि जब पनिशमेंट कठोर होता है तो वहाँ पर अपराध कम होते हैं, लेकिन यहाँ पर अब ये दंड व्यवस्था भी कठोर नहीं थी, बहुत ही लचीली थी और अपराध करने की टेंडेंसी भी बहुत ही कम थी। आगे अगर एक लाइन में कहा जाए कि फाहियान का उद्देश्य क्या था भारत आने के लिए, तो फाहियान का उद्देश्य बौद्ध धर्म और दर्शन के रहस्य को समझना, जो यहाँ पर दर्शन था कि भारतीय दर्शन को समझने के लिए, और एक बौद्ध धर्म की ये इसमें जो इपिक्स लिखे गए थे, ग्रंथ लिखे गए थे, उनकी खोज करना। ये बौद्ध ग्रंथों को प्राप्त करना चाहता था। कुछ बौद्ध ग्रंथ ये अपने साथ भी लेकर गया था, हालांकि उनका नाम नहीं बताया जा सकता कि कौन से वो ग्रंथ थे, चूँकि उसमें कुछ पांडुलिपि में थे, मैन्युस्क्रिप्ट जो हाथ से लिखे गए लेख थे। तो एक बार और इसमें मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। फाहियान का मूल नाम क्या था? कुंग, है ना, कुंग तो मूल नाम था, लेकिन फाहियान किसे कहते हैं, इसका अर्थ होता है क्या? धर्म का शिक्षक। अगर हम संधि विच्छेद करते हैं फा प्लस ईयान, ईयान या अयान, तो फा का अर्थ क्या होता है? धर्म, और अयान का अर्थ होता है शिक्षक। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। कहाँ का राजमहल देखा था इसने? पाटलिपुत्र को वर्तमान में पटना कहते हैं। तो पाटलिपुत्र की इसने चर्चा की थी, एक प्रशंसा की थी। वस्तु विनिमय का माध्यम क्या था? कोड़ियों में वस्तु विनिमय, यानी कि वस्तु की खरीद फरोख्त कोड़ियों में होती थी। नेक्स्ट, इसके बाद हम चर्चा करते हैं ह्वेनसांग। देखना, इससे भी परीक्षाओं में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में यहाँ पर आया? कन्नौज में, हर्षवर्धन के शासनकाल में, और ये 629 AD से 643 ईस्वी तक रहा, है ना, एंडोमिनी। ये AD तक रहा, यानी कि ईस्वी तक रहा। 629 ईस्वी में आया था चाइना से, और चाइना में बताते हैं कि वहाँ के शासक से इसको पारपत्र प्राप्त नहीं हुआ था। जैसे आज की डेट में होता है, पासपोर्ट बनता है या वीज़ा लगता है तो उसको पारपत्र बोलते हैं हिंदी में वीज़ा को। वैसे फुल फॉर्म होती है वीज़ा की, विजिटर इंटेंशन स्टे इन अब्रोड। तो उस टाइम की व्यवस्था में जो अनुमति पत्र था, इसे अनुमति पत्र भी नहीं मिला था, ये गुप्त रूप से भारत में आया था। तो इसका मार्ग भी पूछ लेते हैं और ये बताते हैं कि कौन से राज्य से होते हुए गया था। तो ये खोतान से होते हुए वापस गया था। तो ह्वेनसांग कौन था? एक चीनी बौद्ध भिक्षु, और जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया था। इसने अपना लेख भी लिखा है, लेख का नाम था CU की। इसने किताब लिखी है CU की, और उस बुक में हर्षवर्धन का नाम शिलादित्य बताया गया है। क्या नाम हर्षवर्धन का? शिलादित्य। हर्षवर्धन नाम नहीं लिखा गया, शिलादित्य मान लो। तो ये क्या था? ह्वेनसांग एक बौद्ध भिक्षु था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। अपनी पुस्तक CU की में हर्षवर्धन का नाम क्या लिखा है? शिलादित्य। नेक्स्ट, इसे तीर्थ यात्रियों का राजकुमार भी कहा गया है। तीर्थ यात्रियों का राजकुमार, ये क्वेश्चन टाइटल ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कौन था? ये ह्वेनसांग था। ह्वेनसांग का एक और टाइटल दिया गया, एक और शीर्षक, इसे नीति का पंडित भी कहा गया। नीति का पंडित यानी कि नीति निर्देशक। और एक इसे वर्तमान शाक्य मुनि। तो 3 संज्ञाएं हुई इसके लिए, कौन कौन सी? एक तो तीर्थ यात्रियों का राजकुमार, और एक कहा गया नीति का पंडित, और एक कहा गया शाक्य मुनि, है ना। ये किसके लिए शब्द प्रयुक्त हुए हैं? ह्वेनसांग के लिए। और पुस्तक का नाम क्या था? CU की, जो चीनी भाषा में पुस्तक लिखी गई थी। और इसी पुस्तक में भारत को चंद्रमा की भूमि कहता था। क्या कहा गया? चंद्र की भूमि, यानी कि चंद्रमा की भूमि। किसको कहा गया? भारत को कहा गया है। तो ये चंद्रमा की भूमि की तरफ अग्रसर हुआ था जब ये गुप्त रूप से चाइना से भारत में आया था। अच्छा, इसकी यात्रा पूछी गई है कि यात्रा ये कौन कौन से रूट से आया था और कौन से रूट से चाइना में गया था। तो इसकी यात्रा का ये करते हैं डिस्कस। सबसे पहले ताशकंद में आया, यानी कि चाइना से जैसे गुप्त रूप से निकलता है तो ताशकंद में। ताशकंद के बाद नंबर 2 समरकंद में आएगा, नंबर 1 नंबर 2। उसके बाद ये कंधार काबुल, यानी कि जो ये पड़ता है इसमें अफ़गानिस्तान में। फिर चौथे नंबर पर ये कश्मीर में आया, यानी कि इनका क्रम भी याद रखिएगा, ताशकंद, समरकंद, कंधार और कश्मीर। कश्मीर के बाद में फिर ये पंजाब। 5वें नंबर पर क्या आ जाएगा? पंजाब। और 6th नंबर पर आ जाएगा कपिलवस्तु। जो कपिलवस्तु है जैसे ये महात्मा बुद्ध से संबंधित है। उसके बाद में फिर ये बनारस नंबर 7, और नंबर 8 पर ये बोध गया था, बोध गया। और नंबर 9 पर कुशीनगर में,
है ना। कुशीनगर ये नेपाल की तराई में पड़ता है और ये गौतम बुद्ध से संबंधित है, जो भगवान बुद्ध हुए हैं। अच्छा जी, आगे सॉरी। उसके बाद कुशीनगर के कहाँ पर, कन्नौज में। कन्नौज में राजा हर्ष ने इनवाइट किया था, राजा हर्ष ने अपने पास बुलाया था, हर्ष का नाम हर्षवर्धन, तो कन्नौज में था और कन्नौज की काफ़ी प्रशंसा की। इसने कुछ दिनों तक जो अध्ययन किया था ये नालंदा विश्वविद्यालय में भी किया था। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है, जिला है आज की डेट में इसका बिहार का, तो नालंदा वहीं पर है ना, एक विधानसभा सीट भी नालंदा शायद। तो नालंदा विश्वविद्यालय की काफ़ी प्रशंसा की है। यहीं के बारे में बताया था कि यहाँ पर शिक्षकों की संख्या और छात्रों की संख्या इक्वल होती थी और यहाँ पर काफ़ी अच्छी इसमें अत्यंत पढ़ाई या शिक्षा का केंद्र बताया गया है नालंदा विश्वविद्यालय को। ये कन्नौज के बाद में फिर पामीर और खोतान होते हुए ये चाइना पहुँचा था। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ये क्वेश्चन आता है कि किन किन रास्तों से ये चाइना वापस गया था, तो कौन से रास्ते थे वो। एक तो पामीर, जैसे पामीर का पठार ये कहाँ पर, तिब्बत में। पामीर के पठार को बोलते हैं विश्व की छत, यानी कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार भी है वहाँ पर। तो पामीर का पठार, पामीर होते हुए खोतान होते हुए ये चाइना पहुँचा। अच्छा, अपने साथ में क्या क्या वस्तुएं लेकर गया था यहाँ पर, उद्देश्य क्या था, वही चीनी जो इपिक्स थे यहाँ पर, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित, उनकी खोज करना, उनका अध्ययन करना और यहाँ के विश्वविद्यालयों में यहाँ की कल्चर, संस्कृति, सभ्यता के बारे में जानना। तो वस्तुएं क्या क्या लेकर गया था, 150 सोने और चांदी की मूर्तियां लेकर गया था जो महात्मा बुद्ध से संबंधित है, क्योंकि कई बौद्ध मठों का भी इसने यात्रा की थी। बौद्ध मठ और चैत्य जो होते हैं उनकी यात्रा की गई। गर्मी काफ़ी है, फैन भी ऑफ करना पड़ता है, कूलर वगैरह सब। तो वस्तुएं कितनी थी, 150 सोने और चांदी की मूर्तियां थी जो महात्मा बुद्ध से संबंधित थी। और इसी प्रकार ये 657 पुस्तकें लेकर यहाँ से गया था जो पांडुलिपि थी। पांडुलिपि कहते हैं हैंड राइटिंग में लिखी हुई, यानी कि मैनुअल स्क्रिप्ट, वो हैंड राइटिंग में लिखी हुई थी। ये बहुत बड़ी हानि थी भारत के लिए अगर देखा जाए उस टाइम पर। शायद हमारे राजा महाराजाओं ने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये तो एक समझो हमारी जो धरोहर थी, हमारी जो संस्कृति से रिलेटेड थी, वो सब ज्ञान की पुस्तकें ये वापस लेकर चले गए। उधर अगर देखते तो फाहियान भी कुछ इपिक्स यहाँ से लेकर गया था ग्रंथ, और यहाँ से जो अधिकतम ग्रंथ लेकर गया ये ह्वेनसांग। 657 पुस्तकें जो हैंड राइटिंग में लिखी हुई थी, उनका कितना महत्व हो सकता है। तो ये 657 पुस्तकें पांडुलिपि, पांडुलिपि का मीनिंग क्या हुआ, जो मैनु स्क्रिप्ट या हाथ से लिखी हुई होती हैं। जैसे भारत की भाषा कौन सी राष्ट्रीय भाषा हमारी, राजकीय ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया हिंदी, और हिंदी को हम किस लिपि में लिखते हैं, इसमें देवनागरी लिपि में, लेकिन जो हाथ से लिखते हैं उसको पांडुलिपि बोलते हैं। पांडुलिपि मैनुअल स्क्रिप्ट, ये मैनुअल स्क्रिप्ट से लिखी पुस्तक थी। 657 इनको लेकर गया था। और यहाँ पर जो ह्वेनसांग ने एक प्रशंसा की है कि सोने और चांदी के सिक्के प्रचलित थे, सोने और चांदी के सिक्के अत्यंत थे जो वस्तु के विनिमय में। जबकि फाहियान ने क्या कहा था कि वस्तु विनिमय में हम कौड़ियों का प्रयोग करते थे, स्नेल्स का प्रयोग करते थे, लेकिन इसने बताया कि सोने और चांदी के सिक्के प्रचलित थे काफ़ी मात्रा में, लेकिन कौड़ियों और मोतियों से बनी हुई मुद्रा का भी प्रयोग करते थे। जो कौड़ी और मोती थे जो पर्ल से बनती थी, लेकिन कौड़ियों का स्थान इसने दूसरा बताया, पहले नंबर पर सोने और चांदी की मुद्रा। और जब इसने राजा हर्ष ने कन्नौज में इसको आमंत्रित किया था, तो अब पाटलिपुत्र के स्थान पर इसने जो प्रशंसा की है, कौन से नगर की है वो, कन्नौज की। तो पाटलिपुत्र के स्थान पर कन्नौज महत्वपूर्ण नगर था। कन्नौज में बताया गया कि उसमें विश्व की लगभग सभी महत्वपूर्ण वस्तुएं उपलब्ध थी, सभी मिलती थी, और वहाँ के लोग अत्यंत खुशहाल थे। वहाँ के व्यापार वाणिज्य भी वो लोग करते थे, और ब्राह्मणों को सबसे अधिक खुश बताया गया है। तो कन्नौज को महत्वपूर्ण नगर बताया। कन्नौज में 200 हिंदू मंदिरों का उल्लेख किया गया है। हिंदू मंदिर कितने थे, 200, इनका उल्लेख किया है कि वहाँ पर ये बताते कि हर चौराहे पर या हर सड़क या गली में एक मंदिर होता था। तो मंदिरों की संख्या कितनी बताई है, 200। एक बार संख्या पर फिर से चर्चा कर लेते हैं। वस्तु यहाँ से मूर्ति कितनी लेकर गया, 150, और मंदिर कितने थे, 200, और सबसे अधिक संख्या में पुस्तकें ये कितनी थी, 657 पुस्तकें, है ना, जो मैन्युस्क्रिप्ट में थी, जो पांडुलिपि में लिखी थी। आगे बढ़ते हैं। रेशम और ऊनी कपड़ों की उन्नत किस्म का विकास यहाँ पर हुआ था। जो कपड़े थे वो रेशम के भी बनते थे और वो कपड़े ऊन के भी होते थे। इनका उत्पादन भारत में ही होता था। हम आयात निर्यात भी करते थे रेशम का वैसे, और जो हमारे यहाँ पर उत्पादित होता था उसको एक्सपोर्ट भी करते थे। तो एक बार समराइज और कर लेते हैं। ह्वेनसांग कब आया, 629 में,
और तीर्थयात्रियों का राजकुमार, टाइटल क्या दिया गया इतिहासकारों ने, तीर्थयात्रियों का राजकुमार। किसके शासनकाल में है? हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन को क्या कहा अपने लेख में? शिलादित्य। और लेख का क्या नाम था? सीयू की। और भारत का नाम क्या था? चंद्रमा की भूमि, चंद्र की भूमि। और ये एक इलीगल तरीके से भारत में आया, यानी कि पारपत्र नहीं मिला वहाँ के राजा के द्वारा। फिर ये सबसे पहले किस नगर में आया? ताशकंद में। और यहाँ से कहाँ पर गया? पामीर और खोतान होते हुए चीन में पहुँचा था। वस्तुएं कितनी लेकर गया? 150। पांडुलिपि कितनी? 657। और यहाँ से कन्नौज में इसने 200 हिंदू मंदिरों का उल्लेख किया है कि मंदिर कितने थे? 200। तो ये एक परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही बहुत ही उपयोगी एक टॉपिक है फाहियान और ह्वेनसांग का। तो हम अगली वीडियो एक बनाएंगे जो अरब यात्री यहाँ पर आए थे, या इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा। अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा फिर भी। तो इसे साथ साथ ही आप नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा आप उचित समझे। ओके, थैंक यू।